तो जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन के प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आपको बताया गया था कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे के प्रॉपर्टी को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग आगे का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। आखिरकार फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस क्या होता है और ये इस एटॉमिक रेडियस में क्या क्या चेंज होते हैं। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक जनरल ट्रेंड में, तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा जो एटॉमिक रेडियस होता है लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो वहाँ पे डिक्रीज होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या बोलेंगे जेड हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल हमारा वेरी करता है। तो उस नंबर ऑफ सेल के वेरी करने के कारण वहाँ पे एटॉमिक रेडियस चेंज हो जाता है और वो इंक्रीज कर जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो एटॉमिक रेडियस या इसी को एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस जैसा कि आपको पता है, अगर हम लोग एक बात करें तो जब भी एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात करते हैं तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहां पे एटॉमिक रेडियस जो होता है, अब ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ये जो एटॉमिक रेडियस होता है इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है, यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज जेड इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट। ये आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में या पीरियोडिक वाले चैप्टर में। उसके बाद अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। ये आपको पता होगा। लेकिन अगर हम ये 3D सीरीज के ऊपर बात करें तो 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस में क्या क्या चेंज होता है हम लोग वो समझेंगे। उससे पहले आप एक बात समझिएगा कि पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एस और पी के बीच में लाई करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जरा समझिए, अगर यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम से अगर जिंक की तरफ जाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जेड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो साइज था एटॉमिक रेडियस या उसी को हम लोग साइज बोलते हैं, तो साइज हमारा टोटली डिक्रीज करना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि पहले हमारा साइज क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज किया, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहा, और उसके बाद सडन यानी अचानक से इंक्रीज कर गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या था आप जरा समझिएगा। अगर यहां पे ऐसा कुछ बनाया जाए, ये है न्यूक्लियस, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाद अब यहां पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, 4s में है, और ये वाला हमारा जो सेल है n-1 डी सब सेल है। तो आप जो है समझिए कि मैंने बताया था कि आप 4s को पहले लिखिए या 3D को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम के अकॉर्डिंग 3D और 4s, तो जो 3D होता है ये आपका क्या होता है, अंदर वाला सेल होता है, 4D हमारा आउटर ऑर्बिटल होता है। तो यानी ये हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन था, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जरा समझिएगा, अगर मान लीजिए यही केस हमारा स्कैंडियम के केस में हुआ तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखा था 3D1 और 4s2 होता है। तो s वाले में इलेक्ट्रॉन हमारा था यहाँ पे, इस s वाले इलेक्ट्रॉन को हमारा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है।
और इस समय हमारे डी वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन था। इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन था? केवल एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि बीच में तो उतना इलेक्ट्रॉन थे नहीं, अब एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। तो ये न्यूक्लियस क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगाया और इसको अपनी तरफ खींचना लगा। और जब खींचने लगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन बाद में जब न्यू इलेक्ट्रॉन यानी न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 डी सबसेल, जब नया इलेक्ट्रॉन हमारा n-1 डी सबसेल में इंटर करने लगा तो एक समय ऐसा आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर अट्रैक्ट हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहे थे, रिपेल करने लगे। यहां पे थोड़ा हल्का हल्का रिपेल करने लगे। लेकिन उससे पहले भी एक ऐसा कंडीशन यहां पे आया कि इनका अट्रैक्शन और इनका रिपल्सन दोनों कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे केस में साइज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब हमारा इस n-1 डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने लगे, इंक्रीज करने का मतलब मान लीजिए हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d10 4s2। अब यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। 10 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब होता है कि ये अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बहुत तेजी से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जरा आप समझिए कि जब इस वाले n-1 डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए तो ये इलेक्ट्रॉन इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो ये अब क्या करेंगे? दूर हटेंगे। दूर हटेंगे तो इनके बीच का गैपिंग बढ़ेगा, और जब गैपिंग बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही रीजन था कि 3D सीरीज में पहले साइज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट, उसके बाद क्या हुआ? सडन हमारा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के पीछे का रीजन ये था कि जैसे ही न्यू इलेक्ट्रॉन हमारा इंटर किया n-1 डी सबसेल में, साइज हमारा क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में? इन 3D सीरीज साइज become slowly decreases and decreases then constant. After some time, new electron enters in n-1 d subcell create inter-electronic repulsion and size become increase। तो इसके केस में साइज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो हम इसके लिए एक फिगर बना ड्रा कर सकते हैं ऐसे। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस वर्सेस ये। अब इधर हमारा क्या होगा? रेडियस, इधर हमारा जेड बढ़ेगा। तो इनके केस में कुछ ऐसा मिलता है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, फिर इधर हमारा क्रोमियम आ जाएगा, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक का साइज सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2 होता है। तो जिंक के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज़्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी आपको अब एटॉमिक साइज आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि जो 3D सीरीज होता है इसमें हमारा साइज पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का पीछे रीज़न होता है कि जैसे ही डी सबसेल में नए वाले इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्रिएट करते हैं और वहाँ पे साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसा कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानते होंगे, इसको IE से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि कोई आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आखिरकार डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो उससे पहले आपको बता दिया जाए कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। अगर किसी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। ये आप बात दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर वो ऑर्बिटल स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऐसे केस में उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? और ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग डी ब्लॉक यानी 3D सीरीज के केस में बात करें, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक जनरल ट्रेंड में बात करूँ, तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो IE हमारा क्या होता है? इंक्रीज करता है, बिकॉज हमारा Z क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो इसके केस में हमारा अब देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होंगे। लेकिन इस डी ब्लॉक में ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता है कई जगह। जैसे मान लीजिए अगर मैं ले लूँ क्रोमियम वर्सेस मैग्नीज, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2। अब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब इन दोनों में से आप देखकर बता सकते हैं किसका स्टेबल होगा। एक चीज़ आप बात जान लीजिए कि जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, अगर आपसे कोई पूछा कि मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग वही काउंट करते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है। तो उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मैग्नीज का जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का अगर जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो यहाँ पे आप क्या करिए, डी के इलेक्ट्रॉन को और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। जो आएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैग्नीज का डी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, और एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। दोनों को काउंट करेंगे 7, यानी मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। ठीक उसी प्रकार क्रोमियम का क्या होगा? 6 होगा। तो अब बताइए कि इनका कॉन्फ़िगरेशन दोनों में से किसका स्टेबल है? तो ये दोनों में से आप देखेंगे तो ये ऑर्बिटल यहाँ पर ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, लेकिन ये दोनों हाफ फिल्ड है। लेकिन आपको बताया गया था कि फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीज में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीज का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और क्रोमियम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी Mn का IE ज़्यादा होगा क्रोमियम से। ये कौन सा IE है? ये हमारा IE जो है ये फर्स्ट है। लेकिन अगर इसी में से अगर क्रोमियम को क्रोमियम प्लस में और Mn को Mn प्लस में कन्वर्ट किया जाए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d5, इसका बनेगा 3d5 4s1। अब इन दोनों में से पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे Cr प्लस का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अब ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी अब अगर हम IE2 लिखें, IE2 का मतलब होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी Cr प्लस का ज़्यादा होगा और Mn प्लस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर लिखा जाए Cu वर्सेस जिंक, अब इनमें चेक किया जाए तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है और कॉपर का क्या बनता है? कॉपर का बनता है 3d10 4s1, जिंक का बनेगा 3d10 4s2। तो इन दोनों में से अगर इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो आप चेक करिए कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसका होगा? जिंक का। तो जिंक का हमारा फर्स्ट IE1 क्या हो जाएगा? कॉपर से ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट IE1 है। लेकिन अगर सेकेंड वाले में बात करेंगे तो Cu+1
और जिंक +1, तो Cu+1 में क्या होगा, Cu+1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इधर लिख देता हूं, Cu+1 का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s0, जिंक +1 का क्या बनेगा 3D10 4s1। अब इनमें से स्टेबल किसका है, Cu+ का है, तो Cu+ का हमारा IE क्या हो जाएगा, जिंक प्लस से ज़्यादा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा IE2 होगा। तो ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आयनाइजेशन एनर्जी को बता सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया आयनाइजेशन एनर्जी का 3D सीरीज के लिए। तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिनका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगा स्टेबल, उनका IE का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा। अगर आप पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो फर्स्ट IE1 होगा, और दूसरी बार रिमूव करेंगे तो सेकेंड IE1 होगा, और तीसरी बार रिमूव करेंगे तो थर्ड IE1 होगा। बस उसमें इतना ही आपको याद रखना है, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वाले को IE1, सेकेंड वाले को IE2, थर्ड वाले को IE3 कहते हैं। तो आप लोग को आप ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आप समझिए अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बेसिस पे डी ब्लॉक का मैक्सिमम टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो याद रखिए, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसी वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे लेड चैम्बर प्रोसेस से हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं वैनाडियम पेंटाऑक्साइड। जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ते हैं तो वहाँ पे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम मेटल का यूज एज ए कैटलिस्ट के लिए करते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और यही रीजन होता है। और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि रिएजेंट या सबस्ट्रेट को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और जब सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है और प्रोडक्ट भी हमारा ज़्यादा बनता है और कम समय में ज़्यादा बनता है। यही रीज़न है कि डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा ज़्यादातर कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। इसके पीछे का रीज़न होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके पीछे का भी रीज़न होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझिएगा। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम हमारा +2 +3 शो करता है। अगर मैग्नीज लिखा जाए तो मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है। अगर जिंक की बात किया जाए तो जिंक हमारा +2 शो करता है। क्रोमियम हमारा +3 +5 +6 शो करता है। तो ये जो डिफरेंट हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, इसी को हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अगर कॉपर रहेगा तो कॉपर हमारा +2 +1 शो करेगा। अगर हमारा आयरन रहेगा तो +3 +2 शो करेगा। कहीं कहीं तो आयरन भी हमारा +5 में चला जाता है। तो ये आपको जो देखने के लिए मिल रहा है +2 +3 +4 +5 +6 +7, इसी को तो हम लोग कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे का रीजन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात कर दें यहीं पे, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का भी रीजन यही होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब होता है। अब इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैग्नीज को उठा लिया जाए
तो मैग्नीज हमारा जो मेटल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। किसी में +7 के फॉर्म में होगा तो किसी में +4 के फॉर्म में होगा तो किसी में +5 के फॉर्म में होगा। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है। जैसे सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इनमें क्रोमियम +6 के फॉर्म में होगा। पोटेशियम परमैग्नेट है, इसमें हमारा +7 के फॉर्म में होता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है। हो सकता है आपसे कभी ये भी पूछा जा सके कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज के उस एलिमेंट का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो उस एलिमेंट का नाम हमारा क्या होगा? मैग्नीज, +7 शो करता है। तो ये इसका मतलब होता है। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे अगले वाले लेक्चर में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और बाइनरी कंपाउंड के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, इन सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेंगे और ये पूरा का पूरा हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा।